अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको पता ही होगा मैं चीज़ों को तथ्यात्मक रखता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कुछ ऐसी चीज़ों से टकरा जाता हूँ जो हमारी समझ के दायरे से बाहर होती हैं, जो मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती हैं। तो दिमाग हिला देने वाली नेचुरल घटनाओं से लेकर भयानक अननेचुरल मुठभेड़ों तक बेहतर होगा कि आप लाइट्स बंद कर दें और किसी चीज़ के पीछे छिपने की कोशिश करें, क्योंकि हम कुछ समझ से बाहर वीडियोस देखेंगे जो आपको डगमगा देंगी। क्या आपने सेलीन देखा है? क्या इससे बेहतर कोई वक्त था जब आप शनिवार की सुबह अपने बचपन के दिनों में उठकर जल्दी से दौड़ लगाकर अपने पसंदीदा कार्टून्स के सामने खाना खाते थे? खैर, आप मैक्सिको में 1990 में और 2000 के दशक की शुरुआत में पले बड़े हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये समय बहुत ही बेहतर हुआ करता था। क्या ये चेहरा कोई घंटी बजाता है? ये 18 साल की सेलेन डेलगाडो लोपेज है, जो पहली बार लोगों के ध्यान में एक लापता इंसान की सूचना विज्ञापन से आई थी। जो खबर उस समय रोजाना सुबह के कार्टूनों के बीच ब्रॉडकास्ट हुआ करती थी। इस विज्ञापन में बताया गया था कि वो 22 अप्रैल 2001 को अल्वारो ओब्रेगोन से गायब हो गई थी और इसके बारे में जानकारी पाने वाला कोई भी इंसान आगे आने का कष्ट करे भाई। हालांकि ये विज्ञापन कितने प्रभावी रहे मुझे तो नहीं पता, लेकिन सेलीन का चेहरा वाकई दर्शकों के दिमाग में बस गया था। तेजी से आगे बढ़ते हुए 2020 में हजारों फेसबुक यूजर्स ने बताया कि उन्हें एक अनजान फ्रेंड द्वारा मैसेज भेजा गया। किसी ने दावा नहीं किया कि वो इस महिला को जानता है और ना ही उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना याद है। हालांकि वो नाम उन्हें अपने बचपन के दिनों की शनिवार की सुबह तक वापस ले गया। सेलीन डेलगाडो लोपेज। सिर्फ यही महिला फोटो में ज्यादा उम्र की लग रही थी। क्या इतने सालों के बाद सेलीन सामने आई थी? क्या ये वो इंसान हो सकती है? दुख की बात नहीं है। कुछ जांच करने के बाद ये पता चला कि वे फेसबुक मैसेज के किसी इंसान द्वारा बनाए गए कुछ फर्जी अकाउंट्स थे, या कह सकते हैं कई सेलीन होने का दावा कर रहे थे। अपनी प्राइवेसी सेटिंग में थोड़ा बदलाव करके अकाउंट होल्डर फ्रेंड रिक्वेस्ट के बटन को हटा सकता है और इसे मैसेज बटन में बदल सकता है, जिससे ऐसा लगता था कि सेलिन डेलगाडो लोपेज पहले से ही आपके फ्रेंड लिस्ट में एडिट थी। लेकिन इस कहानी से स्पष्ट नहीं होता कि 20 साल पहले से लापता इंसान ने अचानक लोगों की रुचि खुद में क्यों इतनी बढ़ा दी, ये उनके दिमाग में अपनी छवि बना गई। खैर, बहुत जल्दी से रहस्यमय फेसबुक अकाउंट का खुलासा हुआ। कैनाल 5 ये वो टीवी नेटवर्क है जो इसकी मिसिंग इन्फॉर्मेशन को 90 के दशक में ब्रॉडकास्ट करता था। वह अपने ट्विटर अकाउंट पर उत्तेजक और परेशान करने वाले वीडियो पोस्ट कर रहा था और कुछ ही समय के बाद उनको हटा दिया गया। Munch, munch, time for a munch, crunch, crunch, munch, munch, crunch, crunch, munch, munch, crunch. ठीक है, तो उनमें से एक वीडियो में सेलिन का उल्लेख किया गया था, जिससे उसका नाम फिर से सुर्खियों में आया और शायद फेसबुक धोखेबाजों को प्रेरित किया। लेकिन इस धरती पर कैनाल 5 एक लापता इंसान का इस्तेमाल करके खौफनाक मार्केटिंग अभियान क्यों चलाएगा? अगर वे वीडियो इस तरह की थी तो क्या ये दुख की बात नहीं है? और यहीं पर सेलिन की कहानी अजीब हो जाती है। बता दूं कि कुछ लोग सोचते हैं कि विज्ञापन की सेलिन कभी अस्तित्व में थी ही नहीं, क्योंकि यहाँ किसी लापता व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं है, कोई आखिर लोकेशन नहीं है और कोई परिवार भी आगे नहीं आ रहा। भाई, एक 18 साल की लड़की बिना किसी सुराग के लापता हो जाती है और कोई भी ये कहने के लिए आगे नहीं आता है कि वो उसे जानते भी थे। हाँ, ये निसंदेह मुझे कुछ अजीब सा लगता है, पर अगर ऐसा है तो तस्वीर में कौन है? खैर, फोटोग्राफिक सबूत बताते हैं कि सेलिन की तस्वीर रियल तस्वीरों और पुलिस स्केच का आर्टिफिशियली रूप से बनाया गया एक मिश्रण हो सकती है, जिन्हें मिलाकर कुछ नया बनाया जा सकता है। इस तस्वीर की क्वालिटी बड़ी खराब है, यहाँ तक कि 90 के दशक में भी इस तरह की ब्लरिंग, डिस्टिंक्टिव और यादगार फीचर्स को धुंधला करना कोई मुश्किल बात नहीं होती, और यही वजह कि लोगों को वो इतने सालों के बाद भी याद है। उसे सचमुच यादगार बनाने के लिए बनाया गया था। क्या इसीलिए किसी ने उसे नहीं देखा क्योंकि देखने वाला कोई था ही नहीं? शायद। लेकिन क्या ये झूठ है? शायद नहीं। पहली बात कि ऐसा आखिर कौन करेगा? कैनाल 5 खुद? अगर हाँ तो क्यों? दूसरी बात, हर साल सैकड़ों हजारों लोग लापता हो जाते हैं, वो भी अक्सर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। बहुत से लोगों के बारे में तो केवल लोकल समाचार पत्रों में भी नहीं लिखा जाता, राष्ट्रीय टेलीविजन की बात तो छोड़ ही दो। क्या सेलिन के मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही निगाहों ने सच्चाई को और ज्यादा मुश्किल बना दिया है? मैं तो सचमुच नहीं जानता। आप इस मामले में जितना गहराई में उतरेंगे उतने ही ज्यादा सवाल सामने आएंगे, और मैं इस भावना को हिला नहीं सकता कि ऐसा कुछ है जो कि हम यहाँ पर नहीं देख पा रहे। टोक्यो में आतंक। देर रात के समय सड़क भी एक खतरनाक जगह होती है। सोचो, अंधेरा है और आप थके हुए हैं। अगर आप सावधान नहीं है तो अचानक मोड़ पर अनजाने में हमला कोई कर सकता है। लेकिन इस जापानी टैक्सी ड्राइवर के लिए इस बात को लेकर कम ही चिंता थी कि कार के बाहर है क्या, और इस बारे में ज्यादा थी कि अंदर क्या हो सकता है। बता दूं कि एक शाम जब वो गाड़ी चला रहा था तो उसने गाड़ी रोकी और जैसे किसी यात्री को अंदर आने दे रहा था। लेकिन भाई, दरवाजे पर ध्यान दें। हाँ, ये खुले और फिर बंद हो गए, लेकिन कोई अंदर आते नहीं दिखा। कुछ मिनट के बाद वो खुद से कहता हुआ दिखाई देता है,
घर जाने के रास्ते पर बहुत भीड़ है, शायद ही उसके कंट्रोल में नहीं था। जैसे ही वो एक सुरंग में प्रवेश करता है तो कुछ सेकंड के बाद उसके पीछे की सीट पर एक छायादार आकृति दिखाई देती है क्या वो? क्या ही कोई लाइट है? हाँ शायद, क्योंकि जैसे ही वो सुरंग से बाहर निकलता है तो वो आकृति गायब हो जाती है। हालांकि ड्राइवर को राहत के कुछ सेकंड ही मिले थे और ये आकृति वापस आ गई, और इस बार हम ये पहचान सकते हैं कि ये एक युवा महिला की छाया जैसी है। वो कौन है भाई? क्या ये सुरंग में जान गंवाने वाले किसी इंसान का भूत है? शायद। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली जापानी हॉरर फिल्म से प्रेरित दिखने के बावजूद वो कम से कम ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। हो सकता है कि ये वहां घर जाने की कोशिश में कई साल बिता चुकी हो। आपको क्या लगता है? क्या ये सच में भूत देखने का मामला है या फिर कोई दिखावा मात्र है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताएं। अब जब आप यहाँ पर आ ही गए हैं और अगर आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर थोड़ा सा प्यार दिखा दें। नहीं तो अगली बार जब आप गाड़ी चला रहे हों और पीछे के शीशे में देखें तो आप मुझे वहां पर देख सकते हैं। मैं आपको स्नैक खाते हुए नजर आ रहा हूँगा। अरे यार, आंखें सड़क पर रखो। चलो वीडियो पर वापस आते हैं। एक विशाल रहस्य। क्या आपने कभी कुछ इतना अजीब देखा है कि आपको लगे कि ये सुपर नेचुरल हो सकता है? खैर, जब टिकटॉक यूजर एंड्रयू डॉसन ने किसी चीज की वीडियो को कनाडा में एक पर्वत श्रृंखला के टॉप पर कैप्चर किया तो उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा और ये उसके लिए बेहतर नहीं था। देखिए, एंड्रयू ने दावा किया कि उसने एक असली विशाल प्राणी को देखा और फुटेज को देखते हुए भाई मैं ये बात तो कह ही सकता हूँ, है ना? There's a person standing there. No, it's not. Dude, if you seen what I've seen right now? ये वाकई में डरावना है, लेकिन उतना डरावना नहीं है जितना उसके बाद हुआ। एंड्रयू ने कई दूसरे लोगों के साथ वीडियो को शेयर किया और दावा किया कि CIA उसका पीछा कर रही थी। अन्य बातों के अलावा कुछ रैंडम गाड़ियां उसके घर के बाहर खड़ी देखी गईं और उसे एक ही आदमी पब्लिक में बार बार देखता रहा। क्या उसका पीछा किया जा रहा था? मुझे पक्का नहीं है, लेकिन अचानक एंड्रयू लगभग 1 महीने के लिए चुप हो गया। लोग उसके बारे में गंभीर रूप से चिंतित थे और फिर जून 2022 में उसने इस चौंकाने वाली घोषणा की। Sorry to disappoint you guys, but all the videos that I posted were scripted. They're just fake. They were just strictly for entertainment. ओह, तो मामला खत्म हो गया। काश कि ऐसा होता। भाई, लोगों ने तुरंत नोटिस किया एंड्रयू अपने कन्फेशन वीडियो में इन जानकारियों को ऑफ कैमरा शूट कर रहा था, जैसे कोई और उसे बता रहा हो कि उसे क्या कहना है। क्या ये वो CIA एजेंट हो सकता है? किसी को नहीं मालूम। हम बस इतना जानते हैं कि एंड्रयू ने सिर्फ 2 बार ही अपने सो कॉल्ड कबूलनामे के बाद पोस्ट किया। इनमें से पहला 10 दिन पहले अपलोड किया गया था। You might not see me post ever again. My videos weren't fake. क्या वीडियो के जितने गुप्त कैप्शन के साथ एंड्रयू के फॉलोअर्स उसके बारे में पहले से कहीं ज्यादा चिंतित हो गए? हालांकि उन्होंने जो कहा उसके विपरीत एंड्रयू ने एक आखिरी पोस्ट उस पहाड़ पर किया जहां से ये सब शुरू हुआ था, लेकिन इस बार वहां कोई विशाल प्राणी नहीं था। उसकी जगह एक रहस्यमयी इमारत थी। और वो आखिरी बार था जब किसी ने एंड्रयू डॉसन के बारे में सुना था। रुको, क्या हुआ? खैर, हम वाकई में नहीं जानते कि हुआ क्या। बहुत सारे सिद्धांत सामने आए हैं जिनमें से ज्यादातर सुझाव देते हैं कि एंड्रयू का यहीं पर अंत हुआ। शायद CIA वाली बात सच थी। कुछ लोगों का बताना यह भी है कि एंड्रयू खुद फर्जी था, जो बस कंटेंट फार्म द्वारा बनाया गया एक कैरेक्टर निभा रहा था। मेरा मतलब है, चलो CIA जैसा कुछ नकली बनाना बहुत ही आसान है। कैमरा के सामने खड़ा हो जाना और अजीब तरह से बगल की ओर देखना, अपने दोस्त को बाहर पार्क करने को कहना और जब आप आए तो वो भी निकल जाए, इनमें से कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। और जब आप पहले विशाल प्राणी के फुटेज की तुलना उस जगह से करते हैं जहां बाद में इमारत को फिल्माया गया, तो वो एक पहाड़ जैसे भी नहीं दिख रहा है भैया। इसके अलावा बता दूं कि कोई भी इस बात का सबूत ढूंढने में सफल नहीं रहा कि क्या एंड्रयू डॉसन वाकई में अस्तित्व में था, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, रहने का पता, फोन नंबर वगैरह। कुछ भी नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक उत्तर की संभावना दूसरे से ज्यादा है, बल्कि ये पूरा मामला अजीब है, चाहे ये वीडियो फर्जी बनाई गई थी या नहीं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एंड्रयू के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ होगा। हालांकि असल में क्या हुआ ये तो शायद हम भी ना जान पाए। रात में लाल आकाश। क्या आपने वो कभी पुरानी कहावत सुनी है, रेड स्काई एट नाइट, शेफर्स डिलाइट? खैर, जब चीन के झोशान में आसमान लाल हो गया तो मुझे नहीं लगता कि लोग खुशी महसूस कर रहे होते। सोशल मीडिया साइट डॉइन पर शेयर किए गए गति फुटेज में मई 2022 की एक शाम एक छोटे शहर के नागरिकों को घबराते हुए सुना जा सकता है, क्योंकि उनके ऊपर की हर चीज लाल हो जाती हुई नजर आ रही थी। 咋回事？他叫啥的？他叫什么？这是什么天？ पर यहाँ पर क्या चल रहा है? क्या ये आर्मागेडन है? दिनों का अंत? शुक्र है कि नहीं है। लोकल मौसम ब्यूरो के अनुसार ये सर्वनाशी आकाश असल में लाइट रिफ्रैक्शन के कारण हुआ था।
जब मौसम की स्थिति सही होती है तो वातावरण में ज्यादा पानी होता है, जिससे एरोसोल बनता है। ये छोटे लिक्विड ड्रॉपलेट होते हैं जो हवा या गैस में धुंध की तरह सस्पेंड होते रहते हैं। तो चूंकि झोशान एक बंदरगाह शहर है और मछली पकड़ने वाली नौकाओं से निकलने वाली लाल रोशनी एरोसोल से रिफ्लेक्ट होकर पूरे आकाश में बिखर गई थी। मुझे यकीन है कि आप ये सुनकर राहत महसूस करेंगे कि दुनिया खत्म नहीं हो रही है, लेकिन ये चीन में देखी गई एकमात्र अजीब घटना तो बिल्कुल भी नहीं है। बता दूं कि 2013 में नानजिंग मैदान में ट्रैफिक उस समय रुक गया जब सड़क के नीचे एक अजीबोगरीब तरह का झागदार पदार्थ निकलने लगा। बात है रात करीब 9 बजे की, जब वेंडे बेयून लेन क्रॉस चौराहे पर फुटपाथ उखड़ने और फटने लग गया। फिर किसी बी मूवी हॉरर की तरह इन दरारों में से बदबूदार ब्लॉब पैदा होने लगे। कुछ ही देर में रिसाव 165 फीट चौड़ा हो गया और 1 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक फैल गया। इससे पहले कि उसे हावी होने का मौका मिले, फायर फाइटर्स और पुलिस ने जल्दी से आकर उस इलाके को बंद कर दिया और इस अजीब पदार्थ को बिना किसी वास्तविक एक्सप्लेनेशन के हटा दिया। चीन के प्रचार मंत्रालय ने बाद में एक बयान जारी किया और बताया कि पास के मेट्रो निर्माण के लिए मिट्टी को नरम करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मटेरियल लीक हो गया था। लेकिन भाई, क्या हम असल में प्रचार मंत्रालय के मुंह से निकली किसी भी बात पर भरोसा कर लेंगे? मैं इस बारे में नहीं जानता। अगर आपके पास कोई विचार है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। स्कॉटिश भंवर। सुनो, क्योंकि ऊपर आकाश का रंग गहरे लाल नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप साफ हैं। बता दूं, साल 2022 में अजीब तरह की वस्तुएं साफ आसमान में घूमती हुई मदरवेल स्कॉटलैंड में दिखाई दी थीं। मेरे शब्दों में ये बिल्बो बैगिंस की जन्मदिन पार्टी जैसा लग रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये गंडाल्फ का काम था, या जैसा कि कई लोगों ने तुरंत सुझाव दिया था कि ये एलियंस हैं। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आप अजीब रोशनी के पीछे धुएं का हल्का सा निशान देख सकते हैं। अब ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक कि उड़ने वाली इस चीज में कोई जलाने वाला पदार्थ ना हो। भाई, मैं तो कहूंगा किसी ने पटाखों के लिए 1 सप्ताह की मजदूरी खर्च करके अपने ड्रोन पर बांध दिए और पड़ोसियों को तमाशा दिखाने का फैसला कर लिया। ठीक है, लेकिन इसके बारे में क्या कहोगे? आखिर वो क्या था? इस चमकीले हरे रंग की डार्टिंग लाइट को बाद में उसी रात उसी इलाके में कैप्चर कर लिया गया था और मैंने कभी ऐसा पटाखा नहीं देखा था जो इसके जैसा दिखता हो। अब यहाँ आसपास कोई सैन्य अड्डा भी नहीं है और ना ही ऊपर से कोई विमान गुजरा था। तो असल में इस रहस्यमय स्काई शो का कारण क्या है? खैर, इसकी एक संभव एक्सप्लेनेशन है। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल के ठीक बाहर अंतरिक्ष कबाड़ के हजारों टुकड़े इधर उधर उड़ते रहते हैं, जैसे कि सैटेलाइट के पार्ट्स, जिन्हें ऑर्बिट के बाद छोड़ दिया जाता है। तो अगर इनमें से कोई भी कचरा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये उल्का की तरह जल सकता है, और जब ये जलते हैं तो ये आग एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रदान करती है, लेकिन वे इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ज्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं रख सकते। तो जब वे इसे रिलीज करते हैं तो वे ऐसे प्रकाश की खास वेवलेंथ के रूप में करते हैं जिसके कारण तांबा हरा हो जाता है। तो उस अजीब मीटियोर चीज का हरा रंग तांबे से बने अंतरिक्ष कबाड़ के कारण हो सकता है। मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन ये कहना संभव है कि ये 100% मामला है या नहीं, और खास करके तब जब एक ही रात में एक ही स्थान पर 2 अजीब घटनाएं घटी हो। तो हाँ, सच्चाई चाहे जो भी हो, मैं तो भाई घर ही चला जाऊंगा। ब्राइडजिला। आपकी शादी का दिन अक्सर आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। आखिरकार मौत तक जुदा ना होंगे, ऐसी कमिटमेंट करना कोई आसान बात नहीं है। हालांकि इंडोनेशिया में जब एक जोड़ी शपथ ले रही थी तो उसके दौरान कुछ तस्वीरें तब वायरल हो गईं जब दुल्हन की हालत बहुत ही खराब हो गई। जरा इस पर नजर डालें। वहाँ आखिर हुआ क्या था? आप ध्यान से सुनेंगे तो जरूर सुन पाएंगे कि दुल्हन के घबराने से ठीक पहले एक चीखने की भयानक आवाज आई थी। वहाँ आखिर हो क्या सकता था? क्या वहाँ कोई खतरनाक सांप था जिसकी फुंकार से वो इतना घबरा गई, या उसे दौरे जैसी कोई मेडिकल समस्या थी, या इससे भी कुछ ज्यादा डरावना जैसे भूत का सवार होना? ये आखिरी वाली स्टेटमेंट इतनी अजीब लगती है कि बहुत से कमेंट से ऐसा लगता है कि जादू टोने का इससे कुछ लेना देना है। भाई, ये कब्र से निकला हुआ कोई रिश्तेदार है या कोई एक्स पार्टनर जो कपल के मिलने से आहत है या असहमत है? मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वीडियो के वायरल होने के बाद मूल अपलोडर ने इसे तुरंत ही इंटरनेट से हटा दिया। शायद इस कहानी में एक और मोड़ है जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। चिंताजनक वेब। मुझे पता है मुझे किससे डर लगता है, मकड़ियों से। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद और ना कभी ये होगा। सौभाग्य से मैं इंग्लैंड के श्रूबरी में नहीं रहता, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग जब मई 2023 की सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि पार्किंग स्थल में मौजूद एक
विशाल झाड़ी को किसी तरह की मकड़ियों ने पूरी तरह से अपने जाल में चपेट लिया था। धन्यवाद। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसे घुमाने के लिए मकड़ी को कितना बड़ा होना पड़ेगा? खैर, आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, पर मानो या ना मानो, ये किसी मकड़ी का काम नहीं था और बिल्कुल भी नहीं था। ये हैलोवीन की तैयारी भी नहीं है। ये असल में एबेंड मोथ कैटरपिलर का काम है। हर साल जब लार्वा फूटते हैं तो वो उन्हें बचाने के लिए सैकड़ों हजारों रेशम की परतों से बना एक विशाल जाल बुनते हैं। जबकि वो उनको उखा जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। जब वे अपना मेटामॉर्फोसिस पूरा करते हैं और मोथ वहां से उड़ जाते हैं तो वेब खुद ही टूट जाता है। धत्तरीगी भाई, मुझे कहना पड़ेगा कि ये एक जबरदस्त रक्षा रणनीति है। मुझे तो उसे देखकर ही घबराहट हो रही है। हालांकि यहाँ चिंता की कोई भी बात नहीं है, लेकिन जब तक आप एक स्वादिष्ट दिखने वाली झाड़ी ना हो, उस मामले में डरो, बहुत ज्यादा डरो। मोहक बैकरूम। हाल ही में मुझे बैकरूम में बहुत ज्यादा रुचि हो गई। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि ये एक अर्बन लेजेंड है जो कि 2019 में लोकप्रिय हुए। लेजेंड्स के अनुसार हमारी रियलिटी से बाहर निकलना और अस्तित्व के एक भयानक लिम्बो जैसे विमान में समाप्त होना संभव है, जिसे बैकरूम कहा जाता है। इन्हें आमतौर पर व्यस्त स्थानों के रूप में चित्रित किया जाता है जो पूरी तरह से छोड़े हुए होते हैं। इन बैकरूम के बारे में कुछ अविश्वसनीय रूप से अलौकिक तथ्य हैं जिनके लिए मैं खुद को अजीब तरह से मजबूर पाता हूँ। और एक वीडियो जो टिकटॉक पर अप्रैल 2022 में अपलोड हुई है, उसने बाकी चीजों की तुलना में मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। पोस्टर में उनकी दीवार में एक अजीब सा छेद दिखा जिसमें कुछ अज्ञात पदार्थ निकल रहा था। माना जाता है ये पदार्थ बैकरूम में दरार बनने के कारण पैदा होने वाली ऊर्जा की ज्यादा मात्रा से हुआ है, और जैसे जैसे कैमरा इस छेद के करीब आता जाता है उसके पीछे क्या है ये स्पष्ट होता चला जाता है। वो क्या था? हाँ भाई, मुझे नहीं पता कि मैं अब बैकरूम में जाना चाहूंगा या नहीं, पर ठीक है, मुझे पता है कि ये वीडियो शायद एक धोखा है और बैकरूम तथ्य से अधिक लीजेंड है। पर क्या अगर मुझे कभी अपनी दीवार में कोई छेद नजर आए तो उस छेद के जैसा ही दिखता होगा? क्या मैं कोई जोखिम नहीं उठाऊंगा? भाई, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मेरी नन्ही मधुशाला किसी पैरेलल रियलिटी के राक्षस रिश्तेदारों द्वारा कैप्चर कर ली जाए। चिलिंग चक्र। मैं आपको बता दूं कि मैं ठंड के लिए नहीं बना हूँ। मेरे हल्के रंग के बावजूद मेरा ये शरीर धूप के लिए ही बना है, और ये सिर्फ मौसम ही नहीं है जो मुझे कपकपा देता है। ठंड में बहुत ही अजीब स्पष्ट चीजें घटित होती हैं। बता दूं कि ग्लैंडविन मिशिगन में तापमान जनवरी 2019 में गिरकर लगभग 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, और सीडर नदी के तट पर कुछ ऐसा हुआ। क्या भाई, ये किसी विशाल यूएफओ लैंडिंग पैड की तरह बर्फ पर रहने वाले एलियंस के जैसा लगता है। यहाँ पर कोई पहली घटना नहीं थी। ये सिर्फ एक सप्ताह पहले ही वेस्टब्रुक मेन के पास प्रेसम पस्कोट नदी के एक हिस्से ने डॉग वॉकर्स का ध्यान आकर्षित किया जब पानी में एक विशाल 100 यार्ड घूमती हुई बर्फ की डिस्क पैदा हो गई। ठीक है, तो क्या ये किसी को ये समझाने की परवाह है कि ये दो विशाल चंद्रमा की आकृतियां नदियों में कैसे आ गई? खैर, सच कहा जाए तो हम ठीक से नहीं जानते कि इसका असली कारण क्या हो सकता है, लेकिन पूरी कोशिश करके वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इसका नीचे के पानी में तापमान में बदलाव आने से कुछ लेना देना जरूर है। जरा इसके बारे में सोचो। गर्म हवा ऊपर उठती है जबकि ठंडी हवा गिरती है, और जब ये दोनों हवाएं टकराती हैं तो एक बवंडर पैदा हो जाता है ना? यहाँ भी कुछ वैसा ही हो सकता है, बस ये थोड़ा सा धीमा और गीला है। और ये देखते हुए कि मैंने अभी तक वैज्ञानिक समुदाय में अपने क्रायो एलियन सिद्धांत के बारे में कुछ भी नहीं सुना है, फिर भी मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इस पूरे ठंडे स्पिनिनी एंगल में कुछ अजीब हो सकता है। क्या आपके पास कोई पॉसिबल सिद्धांत है? ये विशाल बर्फ डिस्क कैसे बनी? नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। बबलिंग बर्नर। मैं नरक जैसी कोई जगह पर विश्वास नहीं करता था। आग, दर्द, पीड़ा, मुझे ऑफिस में बस एक और दिन जैसा लगता है। लेकिन मेरी बात सुनो, मिट्टी में कभी भी आग नहीं लग सकती है ना? तो अगर ये नरक का द्वार नहीं है तो फिर आप ही बताएं मुझे कि ये है क्या? हाँ, ये भयानक मंजर काओशुंग ताइवान में कैप्चर किया गया था, और मेरे पहले विचारों के बावजूद ये असल में एक नरक पोर्टल नहीं है, बल्कि ये यांगपू तालाब पर एक सक्रिय मिट्टी का ज्वालामुखी है। दक्षिणी ताइवान में ऐसे कई सारे छोटे ज्वालामुखी हैं। ये तब पैदा होते हैं जब पृथ्वी के नीचे की टेक्टोनिक प्लेटों का भारी दबाव बारिश के साथ मिल जाता है, जिससे पृथ्वी पूरी तरह से लिक्विड हो जाती है, और पैदा होने वाली कीचड़ काफी हद तक कार्बनिक मटेरियल और पानी से बनी होती है, जो बैक्टीरिया के लिए एकदम परफेक्ट ब्रीडिंग स्थल है। और क्या आप जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या पैदा करते हैं? जी हाँ, मीथेन, एक आग पकड़ने वाली गैस।
आहा, तो क्या ये चीज खुद ब खुद जल सकती है? नहीं, इसे दरअसल एक स्थानीय व्यक्ति ने बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जलाया था। यहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक ये मिट्टी करीब 5 मिनट तक जलती रही और फिर मीथेन खत्म हो गया। वाह, ये तो मजेदार है। लेकिन मीथेन वो भी गैस ही है जिससे हमारे पाद में बदबू आती है। इसे सीधे तौर पर और निजी तौर पर देखना अच्छा लग सकता है, लेकिन इससे बदबू भी आएगी जैसे कोई उनके एयर बिस्किट जला रहा हो। ये घर के अंदर रहने और यूट्यूब देखने का एक और कारण है मेरे भाई। खौफनाक कंपनी। कभी कभी जब मैं रात में अपने बिस्तर पर लेटा होता हूँ तो मेरी खिड़की के बाहर एक अजीब सी गड़गड़ाहट होती है। मुझे पता है कि ये कुछ भी नहीं होता है या शायद सिर्फ एक भूखा रैकून भोजन की तलाश में होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये होगा क्या, ये बताइए मुझे। जब टिकटॉक यूजर लिटिल एंड लार्ज 13 ने रात में अपने घर के बाहर अजीब सी आवाजें सुनी तो उसने अपनी सुरक्षा फुटेज को देखने का फैसला किया, जिसके बाद उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी कपकपी महसूस हुई। जरा बाढ़ में उस गैप पर ध्यान दें। वो क्या है? लिटिल एंड लार्ज उसके घर के सामने का बिल्कुल साफ शॉट लेने में कामयाब रही, लेकिन इससे स्थिति और भी खराब हो गई। नहीं 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 नहीं, ये सबसे कम प्यारा पांडा है जिसे मैंने कभी देखा है। क्या किसी को अंदाजा है कि वे देर रात टिकटॉक यूजर के घर के आसपास क्या कर रहे थे? क्या वे कोई चोरी करने के लिए आए थे या बस उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं? अगर डराने की बात है तो सफल हुए। हाँ, बेशक ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए बनाया गया हो सकता है, लेकिन हमारे पास सच जानने का कोई भी तरीका नहीं है। ये खौफनाक आकृति सश्रय और खतरनाक भी हो सकती है। मुझे सोचने से डर लगता है, पर सौभाग्य से ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने लिटिल एंड लार्ज को कोई नुकसान पहुंचाया। हालांकि हाल ही की वीडियो में देखा गया कि कुछ अजीब जीव उसके कूड़ेदान के चारों ओर रेंग रहा है और उसके बाद छाया के पीछे छिप जाता है। जिपर्स क्रिपर्स, अगर वो मेरा घर होता तो मैंने उसे अब तक जलाकर नष्ट कर दिया होता। पेल प्रॉलर। मेरी अब तक की सबसे खराब नौकरी नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी की थी। एक खाली गोदाम के चारों ओर घूमते हुए अंधेरे कोनों में अपनी टॉर्च को घुमाते हुए मुझे वाकई में डर लगता था। लेकिन सौभाग्य की बात है कि मैंने मोरेहेड केंटकी के पास इस साइट पर कभी भी काम नहीं किया, जहां सीसीटीवी ने रात के अंधेरे में एक भयावह दिखने वाले व्यक्ति को अंदर घुसते हुए कैद कर लिया। एक एक्स अकाउंट जो कि पैरानॉर्मल पर विशेष ध्यान देता है, उन्होंने 2022 में फुटेज पोस्ट किया जिसे सिमोली पेल प्राणी के रूप में बताया गया, लेकिन प्रैक्टिकली हम और कुछ भी नहीं जानते। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक स्किन वॉकर को दर्शाता है, जो एक प्रकार की दुष्ट चुड़ैल है जो जानवरों में बदलने में सक्षम होती है, लेकिन इस तरह का जानवर मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये मुझे डरावनी फिल्म द डिसेंट की तरह ज्यादा लगती है। अपने विवेक के लिए मैं ये जो कहने जा रहा हूँ, ये शायद सिर्फ एक लड़का है जो किसी प्रकार के सूट में खेल रहा है, क्योंकि इसका विकल्प मुझे पूरी रात जगाए रखेगा। हालांकि ये सबसे खौफनाक स्किन वॉकर दिखने वाला ह्यूमनॉइड नहीं है जिसे मैंने ऑनलाइन देखा है। वे इसके आसपास भी नहीं है जो भयानक तस्वीर हाल ही में मेरे सामने आई थी। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मेरा पहला विचार था कि क्या स्लेंडर मैन अब तैर भी सकता है? भाई, मुझे तैरना काफी मुश्किल लगता है, पर मुझे चिंता करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। खैर, सौभाग्य से जब मैं पानी पर चल रहा होता हूँ तो इस चीज के मेरे पैर से टकराने की संभावना ना के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये विशाल आकृति सिलेंडर मैन नहीं है, ये असल में पूर्व NBA स्टार मैन्यूट बोल है, और उसके इतने अलौकिक दिखने का कारण ये है कि उसकी लंबाई 7'7" है। भाई, वो बहुत ही लंबा है, और मैं अपना तौलिया पकड़कर दौड़ने वाला था। हाँ, पर्वत का रहस्य। हर कोई मुझसे कहता है कि मुझे और ज्यादा बाहर जाना चाहिए। क्या आपने हाल ही में मुझे वहां देखा? हर चीज या तो जहरीली है, उसमें आग लगी हुई है। मैं अपनी ताजी हवा प्राप्त करूंगा, जैसा कि इसका इरादा था, इंटरनेट के माध्यम से। इस तरह मुझे सचमुच अविश्वसनीय चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मैं असल में नहीं जानता कि मैं क्या देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि ये कोई गेटवे है जिसका इस्तेमाल करके एलियंस आएंगे और हम पर आक्रमण कर देंगे। घबराओ मत, ऐसा नहीं है, लेकिन सच्चाई उतनी डरावनी है। ये प्राकृतिक एनोमली कोई लेंस फ्लेयर नहीं है, ना ही ये कोई कैमरा चालबाजी है। इसे सब सन कहा जाता है और इसे अर्जेंटीना के पैटागोनिया क्षेत्र में देखा गया था। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में घूमने वाले बर्फ के कणों पर पड़ती हैं, तब बर्फ एक विशाल दर्पण के रूप में काम करती है और प्रकाश वापस ऊपर की तरफ हॉलो इफेक्ट में बाउंस होता है। आपने शायद इसे पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इसे देखने के लिए स्थितियों के बिल्कुल सही होने के साथ साथ आपको नीचे की ओर देखते हुए बर्फ के दर्पण के ऊपर होना होगा।
अरे यार, मैंने सोचा था कि हम एक सेकंड के लिए दूसरी दुनिया में जाने के लिए पोर्टल को अनलॉक कर चुके हैं। परेशान करने वाली गुड़िया। सबसे आइकॉनिक डरावनी कहानियों में से जो मुझे हमेशा रोमांचित करती है वो है गुड़िया। चाहे वे ट्राइसिकल साइकिल चलाने वाले मनोरोगी हों या शापित विक्टोरियन बच्चों के खिलौने हों, वो बहुत ही डरावने होते हैं। लेकिन एक खास प्रकार की गुड़िया मुझे एक ऐसे कारण से भयभीत कर देती है जिससे कि आप भी हैरान हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक नजर आती है। सीरियसली, ये हैं रिबॉन डॉल्स। और हाँ, ये गुड़िया हैं, असली बच्चे नहीं। वे एकदम असली दिखती हैं ना। और क्या कोई उससे भयभीत होता है? बता दूं, 1990 के दशक से कलाकारों का बढ़ता हुआ एक समूह एक हाइपर रियलिस्टिक सिलिकॉन बेबी डॉल्स कुछ संगी कलेक्टर और उत्साही लोगों के लिए बना रहे हैं। ये शिल्पकार अपनी चीजों को इतनी बारीकी से बनाने की कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल असली चीज की तरह दिखें। सिलिकॉन मटेरियल को खास तौर पर रियल त्वचा का अनुकरण करने के लिए चुना जाता है। यहाँ तक कि इसे उस तरह के रंगों से भी पेंट किया जाता है। सिर में बाल भी अलग अलग डाले जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कई दिन लग सकते हैं और पूरी तरह से तैयार गुड़िया की कीमत $20,000 से ज्यादा हो सकती है। बाप रे। अब मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा, इसलिए बता दूं कि मुझे ये देखने में सचमुच भयावह लगती है। क्या आपने कभी अलौकिक घाटी के बारे में सुना है? मूल रूप से कोई चीज असल में इंसान हुए बिना इंसान जैसा दिखने के करीब होती है भाई। वो उतनी डरावनी और ज्यादा परेशान करने वाली भी लगती है। मुझे यही वाइब आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा शौक नहीं है। देखिए, अगर आपके पास एक गुड़िया है और आप उससे प्यार करते हैं तो मैं आपके लिए खुश हूँ। हालांकि ये असल में मुझे उन तरीकों से परेशान करती है जिन्हें मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं? क्या आप कभी इनमें से किसी एक पर विचार करेंगे? क्या आप भी वैसा ही महसूस करते हैं जैसा मैं करता हूँ? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उत्तरी भय। नॉर्वे का आसमान अजीबोगरीब नज़ारे देखने में कोई अजनबी नहीं है। ये नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। लेकिन साल 2009 में इस आसमान पर बिल्कुल एक अलग ही दृश्य छा गया था। ये अब तक सबसे अलग दृश्य था। 9 दिसंबर को सुबह लगभग 8 बजे एक बहुत बड़ा ज्यादा चमकीला सर्पल पैटर्न अचानक आकाश में घूमने लगा और धीरे धीरे और बड़ा होता गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस लाइट सोर्स को कहीं हॉरिजॉन के ऊपर तो नहीं ले जाएगा, लेकिन कोई भी इसके बारे में ठीक से बता नहीं सका। ये हो क्या सकता है? नॉर्वेजियन बैटमैन के लिए एक संकट कॉल कहूं क्या? ये पहले के जैसे मेटोर की बारिश भी नहीं थी। शुरुआत में इसके बारे में लगा कि ये एक स्पेस रॉकेट या कोई उपग्रह हो सकता है जो इंजन के खराब होने के कारण नियंत्रण से बाहर हो गया है। लेकिन कोई भी अपने उपग्रह के नुकसान के बारे में सूचना देने के लिए आगे नहीं आया, इसलिए ये सिद्धांत एक तरह से विफल हो गया। वर्तमान में ये माना जाता है कि अजीब सर्पिल एक छोटी उड़ान के दौरान ज्यादा वजन को कम करने के लिए गुजरने वाले रॉकेट या सैटेलाइट द्वारा ईंधन डंप था। बता दूं कि रॉकेट आमतौर पर अपने ईंधन को अंतरिक्ष में फेंकने के लिए घूमते हैं, जिससे इस तरह के दृश्य बन सकते हैं। और आप जिस छोटी नीली बैटमैन किरण को देखते हैं वो गुजरने वाले वाहन के प्रोजेक्टाइल पथ को दर्शाती है। फिर भी क्या मैं मान जाऊं? शायद नहीं, क्योंकि इसका पैटर्न बहुत ही यूनिफॉर्म है, जो लीक हुए ईंधन टैंक का नहीं हो सकता। क्योंकि यार जरा उसे देखो, कोई भी ईंधन डंप होने वाली बात कबूल नहीं कर सकता। तो फिर क्या ये कोई अलौकिक वस्तु हो सकती है? अगर उस तरह से देखें, नहीं, मैं मना ही करूंगा। किनेसिस कुलगिना। जब पैरानॉर्मल की बात आती है तो आपका दिमाग शायद सीधे भूतों की ओर चला जाता होगा, लेकिन ये शब्द असल में ऐसी किसी भी चीज पर लागू होता है जो सामान्य वैज्ञानिक समझ से बाहर है। जैसे 20वीं सदी की रूसी महिला नीना कुलगिना, जो अपने दिमाग से वस्तुओं को हिलाने में सक्षम होने का दावा करती थी। नीना के मुताबिक उन्होंने पहली बार अपनी शक्तियों को 1960 के दशक में उजागर किया। इसके बाद सोवियत सरकार रुचि उनमें काफी ज्यादा लेने लग गई। उन्हें प्रदर्शन के लिए बुलाया गया। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से कुछ को बस फिल्माया भी गया था। वाह, वहां पर मौजूद लोगों के अनुसार उसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलाने में लगभग 2 से 4 घंटे पर्याप्त मानसिक ऊर्जा विकसित करने में लग सकते हैं। लेकिन एक बार जब वो आगे बढ़ी तो नतीजे खुद ब खुद बोलने लग गए। बिल्कुल बकवास है। निश्चित रूप से संशयवादी कहेंगे कि ये सिर्फ चुंबकों का इस्तेमाल कर रही है, और शायद वो सही भी हो। उस समय कई पत्रकारों ने उस पर धोखेबाज होने का आरोप लगाया। हालांकि 1987 के दशक में उन्होंने एक पत्रिका के खिलाफ मानहानि का मुकदमा जीता, जिसने उन पर रिश्वतखोर होने का आरोप लगाया। इसके लिए इसके पीछे कुछ रहस्य जरूर हैं, और इससे पहले कि हम ये भी कवर कर सकें प्रदर्शनों ने उन पर शारीरिक रूप से कैसे प्रभाव डाले, बता दूं कि नीना हर बार 3 पाउंड तक वजन गंवा सकती थी और उसकी पल्स लगभग 250 बीट प्रति मिनट तक बढ़ जाती थी। तुलना के लिए बता दूं, एक सामान्य एडल्ट की हार्ट बीट 60 और 100 बीपीएम के बीच में होती है। और ये हुआ कैसे? अब गलत विचार मत पालना, हो सकता है नीना चीट कर रही हो, लेकिन उसके शरीर पर जो तनाव था उससे पता चलता है वाकई कुछ असाधारण हो रहा था। टेलीकिनेसिस या नहीं, मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन नीना कुलगिना के बारे में मैं निश्चित रूप से कहूंगा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी भाई। डेड बॉक्स। समय का बीतना भी डरावना होता है। जब मैं बच्चा था तो नेटफ्लिक्स वजूद में ही नहीं था, इसलिए मुझे अपनी माँ से $1 के लिए भीख मांगनी पड़ती थी ताकि मैं स्पेशल वेंडिंग मशीन
रेड बॉक्स से डीवीडी खरीद सकूं, लेकिन एक राल्फ्स स्टोर में रेड बॉक्स को निशाना बनाकर लगाए गए सीसीटीवी में बहुत कुछ डरावना दृश्य कैप्चर हो गया। आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या हो रहा होगा? सचमुच डरावना है। ऐसा लगता है कि उस पर किसी दुष्ट अवतार का साया है। निश्चित रूप से ये फुटेज का एक दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य हो सकता है, लेकिन जनाब आखिर कोई क्यों एक एंगल पर अपना सिर ऊपर झुकाना चाहेगा? जब आप उसकी आंखों में उसकी रीढ़ की हड्डी के मुड़ने को ध्यान से देखते हैं तो असल में ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा शरीर किसी प्रकार की फोर्स से पीड़ित हो रहा है। लेकिन किस चीज ने उसे इतने बुरे तरीके से अपना सिर पीछे मोड़ने पर मजबूर किया होगा? ईमानदारी से कहूं तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं बस आशा करता हूं कि ये वेंडिंग मशीन जिस भी शाखा में हो वो पहले इस पवित्र जल से धो दें, फिर जाकर किसी और को इसका इस्तेमाल करने दें। मानव जाति के लिए लंबी यात्रा। हम वाकई में एक्सप्लोरेशन के महान युग में जी रहे हैं। ये सोचना सच में दिलचस्प है कि हम में से कई लोग अंतरिक्ष की यात्रा कर सकते हैं, अगर हम इतने भाग्यशाली हों कि हमें इसके लिए पैसे मिल सकें। हालांकि निजी तौर पर मुझे इस तरह अंतरिक्ष में उड़ने से बहुत ही डर लगेगा। नहीं, वो तस्वीर फोटोशॉप से नहीं बनी है, ये 100% असली है। इस अंतरिक्ष यात्रा का नाम ब्रूस मैककंडलेस था और 1984 में वो अनटेथर्ड स्पेसवॉक पूरा करने वाले पहले इंसान थे। आसान शब्दों में कहूं तो उसने अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी कई सुरक्षा तारों को हटा दिया और वहीं तैरता हुआ चला गया। मैं इससे ज्यादा किसी भयानक चीज के बारे में नहीं सोच सकता। आखिर वो वापस कैसे आया? खैर, आप इस विशाल उपकरण को देख ही रहे हैं जिसमें वो बंधा हुआ है ना। इसे MMU या मैन्ड मैनोवरिंग यूनिट कहा जाता है। नाइट्रोजन से भरे हुए 2 एल्यूमिनियम टैंक को सूट के अंदर फिट किया जाता है, जिसे 24 थर्स्ट सिस्टम कहा जाता है, और अंतरिक्ष यात्री अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके हेड कंट्रोलर को मैनिपुलेट करते हैं जो उनके दोनों हाथों पर लगे होते हैं। वे एक बार जब अपनी मनपसंद पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं तो वे एक ऑटोमेटिक एल्टीट्यूड होल्ड फंक्शन एक्टिवेट कर सकते थे जो उन्हें फ्लाइट के यूनिट की पोजीशन में रखता था। मतलब ये उनको स्थिर रखता है। यह बहुत ही शानदार है। हालांकि इस सूट को इस्तेमाल करने के लिए सर्टिफाई करने से पहले एक सटीक टेस्टिंग प्रोसीजर किया जाता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी में झुंझुनी पैदा करने वाली ये फुटेज इसके पहले इस्तेमाल में कैप्चर की गई थी। ठीक उसी साल मैककंडलेस ने चौंका देने वाली 300 फीट की दूरी अपने शटल की सुरक्षा से तय की। सिर्फ 2 दिन के बाद वो फिर से निकल पड़ा, लेकिन इस बार सैटेलाइट रिट्रीवल्स और मरम्मत का अभ्यास करने के लिए। इन दोनों यात्राओं में लगभग 6 घंटे लगे। ऐसा कोई शॉट नहीं है कि आप मुझे MMU में चढ़ते हुए देख पाएं, लेकिन क्या होगा अगर आप वहां तक चले गए? अगर कुछ गलत हो गया और आप धीरे धीरे ठंडी अंधेरी खाई में तैरते हुए चले गए तो मैं कोई नहीं बचा पाएगा भाई, ना ही कुछ चीखें सुन पाएगा, समझे? सड़क के किनारे औरत। सड़कें डरावनी जगह हो सकती हैं। अगर आप भाग्यशाली रहे तो आपको सबसे ज्यादा डर किसी की हैलोवीन डेकोरेशन देखने और मामूली उछाल मिलने से लगेगा, लेकिन अगर आप बदकिस्मत हैं तो ये बहुत ज्यादा हद तक बुरा हो सकता है। बता दूं, 2018 में एक मोटर चालक रात में एक सुनसान सड़क पर मलेशिया के दाह में गाड़ी चला रहा था। तभी वो सड़क के किनारे किसी के पास से गुजरा। खैर, ये अजीब है, वो महिला आधी रात को अकेली वहां पर कर क्या रही थी? ड्राइवर ने इसको टाल दिया और आगे बढ़ता रहा। रुक जाओ, क्या हुआ? यहाँ कोई और भी लाल रंग में था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वही महिला कुछ ही सेकंड के बाद फिर से दिखाई देती है। तब चीजें अजीब से भी ज्यादा भयावह हो जाती है मेरे भाई। नहीं, बस बस बस। क्या आपने देखा कि चौथी मुठभेड़ तक रेडियो कैसे स्थिर हो गया? और वो भयानक गूंज? मलेशियाई लोक कथाओं में कहा जाता है कि एक महिला आत्माएं वे विक्टिम्स की तलाश में सड़कों के किनारे भटकती हैं। क्या ये डैशकैम फुटेज इसका सबूत हो सकता है? मुझे नहीं पता। और वीडियो अपलोड होने के बाद इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी या कांटेक्ट भी सामने नहीं आया। हालांकि मैं एक बात जानता हूँ, मैं फिर कभी रात में गाड़ी नहीं चलाऊंगा भाई। ओह, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम वीडियो के अंत तक पहुंच गए। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं आज रात में रोशनी जलाकर सोने वाला हूँ। इनमें से किस वीडियो ने आपको सबसे ज्यादा रोमांचित किया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।